नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना की, जिससे इस वक्त पूरा देश जंग लड़ रहा है। देश में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। महाराष्ट्र और कई दूसरे राज्यों में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,44,949 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इस दौरान महामारी ने 2,620 लोगों की जान भी ले ली। इसी के साथ देश में एक्टिव केसों की संख्या भी 25 लाख के पार चली गई है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 773 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मौत हुई है। एक दिन में राजधानी में महामारी से 348 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 24,331 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट में थोड़ा सुधार हुआ है और ये 32% पर रहा। इस वक्त यहाँ 92,000 एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संकट और गहरा गया है। 24 घंटे में राज्य में महामारी ने 773 लोगों की जान ले ली, जबकि एक दिन में 66,836 पॉजिटिव केस सामने आए। राहत की बात सिर्फ ये रही कि काफी समय बाद राज्य में केस से ज्यादा 74,045 लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में इस वक्त 6.92 लाख एक्टिव केस हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 37,238 नए केस सामने आए हैं। राज्य में महामारी से एक दिन में 196 लोगों की मौत हो गई। केवल राजधानी लखनऊ में ही 5,682 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यूपी में कुल संक्रमण के मामले 10 लाख के पार पहुंच चुके हैं और कुल मौत का आंकड़ा 10,773 हो गया है। भारत में मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी देखते हुए रूस ने मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति की पेशकश की है। अगले 15 दिनों में रूस से इसका आयात भी शुरू किया जा सकता है। रूस ने कहा है कि वो हर सप्ताह 3 से 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति कर सकता है, जिसे आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन बढ़ाकर 90 लाख इंजेक्शन प्रति महीने हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पहले हर महीने रेमडेसिविर का 40 लाख इंजेक्शन ही बन पाता था। बाजार में इस इंजेक्शन की किल्लत है और आए दिन इसकी कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के मौजूदा स्थिति को देखते हुए गरीबों को अगले 2 महीने का अनाज मुफ्त देगी। इसके तहत गरीबों को हर महीने 5-5 किलो अनाज दिए जाएंगे। इस पर सरकार का 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा और इससे करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। पिछले साल भी महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज दिए थे। रक्षा मंत्री के आदेश के बाद लखनऊ में बन रहा डीआरडीओ का कोविड अस्पताल 70% बन चुका है। दिल्ली के बाद डीआरडीओ ने लखनऊ में मिशन मोड पर कोविड केयर अस्पताल का निर्माण करना सोमवार से शुरू किया था। आने वाले कुछ ही दिनों में इस अस्पताल को राज्य सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। इस कोविड अस्पताल में इमरजेंसी, ओपीडी, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड्स भी होंगे। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का पीक 11 से 15 मई के बीच आ सकता है। कानपुर और हैदराबाद आईआईटी के वैज्ञानिकों ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर इस बात का अनुमान लगाया है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33 से 35 लाख तक पहुंच सकती है और इसके बाद मई के अंत तक मामलों में तेजी से कमी आएगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पूरा देश ऑक्सीजन के लिए जंग लड़ रहा होगा, लेकिन आज यही स्थिति है क्योंकि सांसों पर संकट गहरा है। मरीज ऑक्सीजन की कमी से मारे जा रहे हैं। कोरोना के साइड इफेक्ट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 सांस पर संकट। कोरोना के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने भी पहल की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जर्मनी से मंगाए जा रहे हैं। इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस अस्पतालों में लगाया जाएगा, जहां कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। ये मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट्स 1 सप्ताह के अंदर भारत आ जाएंगे। देश में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज से इंडियन एयरफोर्स विदेश से भी ऑक्सीजन के टैंक लाने जा रहा है। जिन देशों से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है उनमें सिंगापुर प्रमुख है। ये ऑक्सीजन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट प्लेन से मंगाई जा रही है। महाराष्ट्र और औरंगाबाद में हालात बदतर है। यहाँ एक स्ट्रेचर पर 2 पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीरें औरंगाबाद के घाटी अस्पताल की हैं। यहाँ एक स्ट्रेचर पर 2 पेशेंट को लेकर जाते हुए वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। इसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल की दशा क्या है। तीमारदारों के मुताबिक अस्पताल में स्टाफ की काफी कमी है और बेड की सुविधा भी नहीं है। ऐसे में कई मरीजों को स्ट्रेचर पर ही ऑक्सीजन लगाकर इलाज किया जा रहा है। पूरे देश में जहां कोरोना कहर बरपा रहा है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से लोगों की सांसें थम रही हैं, वहीं यूपी के सोनभद्र में एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। यहां के अनपरा थाना क्षेत्र में 6 सालों से बंद एक निजी ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रविवार या सोमवार से इस प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा।
गुरुग्राम में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का भांडाफोड़ हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी के मामलों में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इन्हें पकड़ा है। इन आरोपियों के पास से 9 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी अभी फरार है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कीमत जहां आमतौर पर 10,000 से 12,000 के बीच होती है, वहीं इन ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी 70,000 से 90,000 के बीच की जा रही थी। अलीगढ़ सीएमओ ऑफिस पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग धरने पर बैठ गए। अलीगढ़ प्रशासन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के लिए नियम बना दिया है। जिस मरीज को इंजेक्शन की जरूरत होगी उसकी सारी डिटेल सीएमओ कार्यालय में जमा करनी होती है, जिसके बाद प्राथमिकता के आधार पर इंजेक्शन दिया जाना है। लेकिन कई मरीजों की तीमारदार सीएमओ कार्यालय पर जुटे हैं, मगर उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। गुरुवार को विशाखापट्टनम में चली पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार शाम नागपुर पहुंची। कोरोना की दूसरी लहर के बीच नागपुर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ऑक्सीजन की 7 टैंकर पहुंचे। 7 में से 3 टैंकर नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतारे गए, जबकि 4 टैंक लेकर ट्रेन नासिक रवाना हो गई। महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना के हालात भयावह है। बिहार में कोरोना को लेकर एक खतरनाक खुलासा हुआ है। पटना एम्स के आईसीयू में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों में महज 20% ही स्वस्थ होकर घर लौट पा रहे हैं। ये आंकड़ा 2021 में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर हुई रिसर्च में सामने आया है। जो 20% मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, उन्हें भी अन्य परेशानी की वजह से कुछ दिन और उपचार की जरूरत पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में नोएडा में कोरोना के रिकॉर्ड 1064 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में पहली बार यहां इतने ज्यादा मामले आए हैं। इस दौरान शहर में महामारी से 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं इससे सटे गाजियाबाद जिले में 24 घंटे में 778 केस सामने आए और 3 लोगों की जान कोरोना ने ले ली। मुश्किलें कितनी भी हो, इंसान हार नहीं मानता और आखिरकार जीतता भी है। कुछ ऐसी ही जंग इस वक्त भारत लड़ रहा है। कौन सी नई दवा कोरोना मरीजों के लिए रामबाण बनने वाली है और महामारी से क्यों आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 हारेगा कोरोना में। कोरोना के इलाज के लिए वीराफिन नाम की दवा को मंजूरी मिल गई है। बताया गया है कि इस दवा को खाने के 7 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और इसे कोरोना के इलाज में 91% कारगर माना गया है। देश के ड्रग्स रेगुलेटर ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा है कि 26 अप्रैल से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ से हवाई यात्रा करने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। बंगाल सरकार का कहना है कि ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इन राज्यों में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए ममता सरकार ने ये फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 10 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 11,766 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 38 लोगों की मौत महामारी से हो गई। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों के मुताबिक वायरस से संक्रमित होने के बाद लोगों के लिए 6 महीनों में मौत का जोखिम ज्यादा रहता है। इनमें वो लोग भी हो सकते हैं जिन्हें कोरोना से संक्रमित होने के बाद भर्ती करने की जरूरत न पड़ी हो। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के रिसर्च ने ये खुलासा किया है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कहा है कि वायरस फेफड़े के अंदर तेजी से परत बना रहा है। हालात ये है कि मरीज के खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उसे 60 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, जबकि सामान्य तौर पर यह 8 से 10 लीटर प्रति मिनट की दर से दिया जाता है। यही वजह है कि संक्रमितों के इलाज में ऑक्सीजन की खपत 5 से 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है। यूपी में बीती रात 8 बजे से 60 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस दौरान लोगों के घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कोरोना कर्फ्यू के नाम से ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ इलाकों में ग्रामीण लॉकडाउन को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोल्हापुर के येप्ती गांव में धार्मिक कार्यक्रम में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बहुत से लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। ये हाल तब है जब राज्य में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन सैकड़ों लोग कार्यक्रम में इकट्ठा हुए और कोरोना गाइडलाइन की कोई परवाह नहीं की। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। ब्रिटेन में वैक्सीन की पहले डोज लेने के बाद कोरोना संक्रमण का खतरा 65% तक कम हो रहा है। ब्रिटेन में हुई एक नई स्टडी में कहा गया है कि वहां लगाई जा रही ऑक्सफोर्ड फाइजर वैक्सीन की पहले डोज के बाद ही इन्फेक्शन का खतरा करीब 65% तक कम हो जाता है। भारत में भी पिछले दिनों वैक्सीन के ऐसे ही नतीजे सामने आए थे। कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए हाथ न बढ़ाने पर अमेरिका को उसी के नेताओं ने आड़े हाथ लिया है। इन नेताओं का कहना है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उसे वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चा माल तुरंत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अमेरिका के कई सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से इस संबंध में जल्द से जल्द फैसला लेने की मांग भी की है।
कहां पर ऑक्सीजन के लिए मचा हाहाकार, कालाबाजारी करने वाले कैसे उठा रहे मौके का फायदा और कहां कोरोना का संकट और गहरा। देखिए टॉप 9 जिंदगी की जंग। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अचानक एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी हुई है। बीती रात अस्पताल प्रशासन ने बताया कि महज आधे घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ ही देर में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई। अस्पताल में कोरोना के 500 से ज्यादा मरीज हैं, जिनमें से तकरीबन 150 मरीज हाई प्रेशर ऑक्सीजन पर चल रहे हैं। कानपुर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। शहर के कल्याणपुर स्थित एसपीएम अस्पताल में बीती रात एक वक्त ऐसा आया जब सिर्फ 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची थी और यहाँ भर्ती 80 मरीजों की जिंदगी पर बनाई। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर वायरल हुई, पुलिस ने आनन फानन में अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। ग्वालियर में पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले रैकेट का खुलासा किया है। रैकेट का एक सदस्य पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और निजी हॉस्पिटल में भर्ती कोविड पेशेंट के भाई को 12-12 हजार रुपए में 2 इंजेक्शन बेच भी चुका है। लेकिन जब इंजेक्शन डॉक्टरों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे नकली कहकर वापस कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अभी तक 5 नकली इंजेक्शन बेचने की बात कबूली है। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा से सप्लाई आ रही है। कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन के टैंकर्स को कहीं भी रुकना न पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वैकल्पिक इंतजाम करना इस वक्त एक बड़ी चुनौती होगी। इंदौर के अस्पतालों में मरीजों के साथ उनके परिजनों से ऑक्सीजन भी लाने को कहा जा रहा है। इस वजह से परिजन ऑक्सीजन प्लांट के बाहर कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। सुबह से शाम तक यहाँ यही आलम है। ऑक्सीजन लेने आए लोगों में से कुछ के मरीज अस्पतालों में हैं, तो कुछ जगह न मिलने पर घर पर ही इलाज करवा रहे हैं। राहत की बात ये है कि ऑक्सीजन देने वाले यहाँ बेहद कम कीमत पर ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। दिल्ली के दशरथपुरी में अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर का जखीरा पकड़ा गया है। गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस ने यहां दबिश दी तो 32 बड़े सिलेंडर और 16 छोटे सिलेंडर पकड़े गए। बताया गया कि आरोपी बड़े सिलेंडरों से छोटे-छोटे सिलेंडर्स ऑक्सीजन भरकर इन्हें 12,500 रुपए में बेच रहा था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक शादी वर वधू के परिवारों को भारी पड़ गई। लॉकडाउन के नए नियम के मुताबिक महज 25 लोगों की मौजूदगी में 2 घंटे के भीतर विवाह कार्यक्रम को संपन्न करना होता है। लेकिन शादी में 25 से ज्यादा बाराती मौजूद थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली तो दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरोना ने दुनिया के कई मुल्कों में तबाही मचाई हुई है, लेकिन अब ये महामारी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी पहुंच गई है। नॉर्वे के एक पर्वतारोही अर्लेंड नेस कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बीमारी का पता चलने के बाद नेस को माउंट एवरेस्ट बेस से हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया है। नेस का काठमांडू के अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारत कोरोना की दूसरी लहर से परेशान है, तो दुनिया के 10 ऐसे भी देश हैं जहां वायरस की चौथी लहर चल रही है। इनमें ब्राजील, तुर्की, फ्रांस, अर्जेंटीना, ईरान, कोलंबिया, जर्मनी, इटली, पेरू और पोलैंड भी शामिल हैं। इन देशों में हर दिन हजारों लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। इन देशों में सबसे खराब हालात ब्राजील और तुर्की की है। हालांकि ब्राजील में पिछले करीब 1 हफ्ते से मौत का आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन उससे पहले 3000 से भी ज्यादा मौतें एक दिन में हो रही थी। उधर पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे स्वामित्व योजना। कहा नक्सलियों ने रोकी पैसेंजर ट्रेन और बैंक खाते का मोबाइल नंबर बदलकर धोखाधड़ी करने वाले कहां से हुए गिरफ्तार। देश और राज्यों की अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना लॉन्च करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा। इसके बाद लोगों को उनकी संपत्ति का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनकी भूमि संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से उन्हें बैंकों में लोन भी मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज एन.वी. रमन्ना आज देश के अगले और 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस एस.ए. बोबडे ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी। उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक का होगा। जस्टिस रमन्ना का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पुन्नावरम गाँव में एक किसान परिवार में हुआ था। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के गगनरान इलाके में शुक्रवार को एक कम तीव्रता का आईडी पाया गया। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस और बम डिस्पोजल दस्ते ने आईडी को डिफ्यूज किया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के दंतावाड़ा इलाके में भांसी और बचेली स्टेशनों के बीच नक्सलियों ने एक पैसेंजर ट्रेन को रोक लिया। नक्सलियों ने बीचों बीच जंगल में ट्रेन को रोक लिया। ट्रेन में वॉकी टॉकी लेकर महिला नक्सली भी मौजूद दिखी। इस दौरान नक्सलियों ने यात्रियों को 26 अप्रैल को भारत बंद के पर्चे बांटे। सुरक्षा बलों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया।
उत्तराखंड में एक बार फिर एक बड़ा ग्लेशियर टूटने की खबर है। बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल मनीष कपिल के मुताबिक चमोली जिले के जोशीमठ के पास भारत चीन बॉर्डर पर एक बड़ा ग्लेशियर टूट गया है। बताया जा रहा है कि यह काफी बड़ा है और इसके चलते बड़ा हादसा हो सकता है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है और जिला प्रशासन को मामले की पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कार सवार दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक शख्स को घायल कर दिया। घायल शख्स की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रधान को चुनाव लड़ने को लेकर वरुण तिवारी नाम के प्रत्याशी पर फायरिंग की गई। फायरिंग का आरोप विपक्षी प्रधान पद के उम्मीदवार नन्हेलाल वर्मा और उसके बेटे पर है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने बैंक खातों में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को बदलवाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला के खाते से फर्जीवाड़ा कर 44 लाख रुपए निकाल लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 19 लाख रुपए, 5 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड और i20 कार्ड बरामद की है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के डूंगरपुर में कोतवाली में एक महिला सिपाही की हल्दी की रस्म अदा की गई। महिला की 30 अप्रैल को शादी होनी है। शहर में लॉकडाउन की वजह से उसे छुट्टी नहीं मिली। इस वजह से महिला पुलिसकर्मियों ने दुल्हन बनने जा रही एक महिला सिपाही को हल्दी लगाई और थाने में रस्म अदा की। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने मंगल गीत भी गाए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से बारिश हुई। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई। तापमान में गिरावट आने से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गंगोत्री के अलावा हर्षिल, धराली, मुखबा, सुकी, झाला, नारायणपुरी सहित कई गाँव में जमकर बर्फबारी हुई। अप्रैल महीने में हुई भारी बर्फबारी से लोग हैरान नजर आए। मुंबई इस बार क्यों नहीं दिख रही लय में? क्या बदलेगी केकेआर और राजस्थान रॉयल्स की किस्मत? पॉइंट टेबल में बदलाव की आज क्यों नहीं है कोई उम्मीद? टी20 लीग से जुड़ी सभी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 टी20। टी20 लीग में शुक्रवार रात खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट के अंतर से हरा दिया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के सामने 132 रन का आसान लक्ष्य रखा था, जो पंजाब ने 17.4 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने अहम पारी खेली। उन्होंने सूझबूझ के साथ बगैर ज्यादा जोखिम लिए 60 रन की पारी खेली। इसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। क्रिस गेल ने भी 43 रन का अहम योगदान दिया। उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। इससे पहले मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने निराश किया। कप्तान रोहित शर्मा को छोड़कर बाकी बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म दिखे। मशहूर पी फैक्टर ने भी निराश किया। न पोलार्ड चले और न ही पांड्या ब्रदर्स। किरोन पोलार्ड ने 16 रन बनाए। हार्दिक पांड्या सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कृणाल पांड्या भी 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टी20 लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अब तक खेले गए 4 मैच में दोनों ही टीमों को सिर्फ 1 जीत मिली है। इस सीजन की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छी थी। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हराकर सफर की शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा। इस तरह उनकी हार की हैट्रिक लग चुकी है। इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स को अपने पहले ही मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दिल्ली के खिलाफ उसे जीत मिली, लेकिन अगले 2 मैच में पहले चेन्नई सुपर किंग्स और फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उसे हरा दिया। इस तरह उनके खाते में 4 मैच में सिर्फ 1 ही जीत आई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स का पिछला मैच उनकी हिम्मत तोड़ने जैसा था। राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 178 रन का लक्ष्य दिया था, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया और राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इस सीजन में अब तक खेले गए 17 मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पहले पायदान पर है। उनके खाते में 8 अंक हैं। दूसरे नंबर पर 6 अंक के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम 6 अंक के साथ तीसरे पायदान पर है। इस सीजन में ऑरेंज रैंप पर अब भी दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन का कब्जा है। उन्होंने 4 मैच में 231 रन बनाए हैं, जबकि पर्पल कैप पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हर्षल पटेल का कब्जा बरकरार है। वह अब तक 4 मैच में 12 विकेट ले चुके हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।